सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे नून लीग का बड़ा इकदाम, बागी अरकान का पार्टी से इखराज, ऑपोजिशन इत्तेहाद में जरदारी का किरदार, नवाज शरीफ को एतबार, ख्वाजा आसिफ को शुबहात, नवाज शरीफ के एहसासे हो गए कर्क, शहबाज शरीफ नैब हिरासत में खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तबले जंग बच गया, सफबंदियां हो चुकी, गोलाबारी शुरू है और सियासत में घुमसान का रन पड़ने की खबरें हैं। दोनों तरफ तैयारियां जोरों पर हैं, इतनी जोरों पर कि बिस्तरे अलालत पर लेटे नवाज शरीफ भी कमर ठोंक कर मैदान में आ गए हैं। पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। बकौल नून लीग इतने बीमार कि इनकी जान खतरे में है। लेकिन यही बीमार नवाज शरीफ रोज तवील खिताब करने लग गए हैं। लेकिन इनके जारहाना लहजे की सख्ती, तंज की चोट और जज्बात की हिद्दत कहीं से इनके बीमार होने का पता नहीं देती। नवाज शरीफ का तवील खिताब जो APC से शुरू हुआ अब एक सिलसिलावार शक्ल इख्तियार कर रहा है। इमरान खान के लिए ताने तिश्ने हैं, मुल्की इदारों पर हमले हैं जो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हलफ की पासदारी के दर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में गिरने वाले मिसाइल का जिक्र करने वालों को खुद किसी हलफ का पास नहीं। अदालत के सख्त रिमार्क्स पर नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के मयार इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब इनके हुक्म पर शहबाज शरीफ मनपसंद फैसलों के लिए फोन करते थे तो फिर यह निजाम इंसाफ कहां था? ये किसी को याद नहीं। जमहूरियत का दर्द मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में बड़े जोर से उठा है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि इन्हें पार्टी में जमहूरियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यही सवाल पार्टी कायद की राय से इख्तलाफ करने वाले नून लीगी अरकान की जुबान पर था, जिन्हें इस इख्तलाफ राय की पादाश में पार्टी से निकाल दिया गया। फरमान यह भी था कि अल्लाह ने अगर फिर खिदमत का मौका दिया तो अब जबरदस्तों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि तीन बार मौका मिला तो आपने इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सवाल में भी बड़ा वजन है उनके सवाल में कि नवाज शरीफ कहते हैं कि इनसे इस्तीफा मांगा, इस्तीफा मांगने वालों को क्यों नहीं हटाया? यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान तो नवाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो लंदन में बैठकर भारतीय मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिए। असद खरल साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने ऐसा क्यों नहीं कदम उठाया कि उल्टा उनके पास इख्तियार था, हटा देते? उसामा साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी साहब थे जनरल राहिल शरीफ। जी। ये धरनों की बात है 2014 की। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जो जनरल राहिल शरीफ साहब को कहा कि ISI जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही, ISI के लोग सपोर्ट कर रहे हैं धरने के दौरान। इस मामले के ऊपर और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी उन्होंने ये एलिगेशन लगाया और उनका इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। उस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने उस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाया। नवाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनसे सवाल किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है आपके इदारे के ऊपर, आपके इदारे के कुछ लोग हैं। उस मौके पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि अगर ये इल्ज़ाम है, मेरे इदारे के लोग इसमें मुलव्वस हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हैं, वो रिटायर्ड है, साबिक है, मौजूदा हैं, जो भी हैं, और अगर वो मुलव्वस है तो मेरे इल्म में नहीं है तो ये भी एक गफलत और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है मेरे पार्ट पे, और अगर मैं मुलव्वस हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़ तो ये भी एक गलत काम है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। अब ये उन्होंने और बात कर दी। उस पर जब नवाज शरीफ साहब को कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप दिखाएं ऐसा जवाब, तो नवाज शरीफ का कोई रिपोर्ट अगर है तो आप दिखाएं। वो IB ने इनको मुख्तलिफ रिपोर्टें ऐसे उसे बना के इनको खुश करने के लिए दी थी। उस पर नवाज शरीफ साहब जनाब उन्होंने कहा नहीं वो असल में कोई ऐसी बात पता नहीं गलत थी, सही थी, मुझे किसी ने बताया था, ऐसे जैसे कुत्ता कान लेकर भाग पड़े। मामला ये है कि जो इमरान खान साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया
कि अगर आप वज़ीर आज़म हैं, अभी आप कह रहे हैं मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा, जनाब मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ, और अगर आपको एक आपका एक इदारे का एक बंदा आपको आके कहता है रिज़ाइन करें, तो उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? आपने 14 से 6 साल तक इस पर खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी? आप बता रहे थे उसी वक्त आप उनके खिलाफ मिसकंडक्ट कर सकते थे, आप आर्मी चीफ को कहते, यानी आपके एक बात के ऊपर अगर आर्मी चीफ वजाहत के लिए DGIS को आपके सामने खड़ा कर सकते हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है, लेकिन जनरल रहील शरीफ ने इसलिए बुलाया ताकि नवाज शरीफ साहब को ये ना लगे कि आर्मी चीफ और DGIS आपस में मिलके मतलब मेरी बात जो है उसको यानी वो वेटेज नहीं दे रहे, तो उन्होंने तो इसलिए सामने उनको बुला के बैठा दिया। उस वक्त तो बाबर डोगर साहब इस्तीफे ले लिया करते थे, कभी तारिक फातिमी का नाम आता था, परवेज़ रशीद का, चलो जिनको इधर उधर कर दें, और मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी फिर इस तरह का एक इंटरव्यू दिया था। उस वक्त माहौल और था, अब इनको क्या हो गया? उस वक्त सच क्यों नहीं बोलते थे? अगर ये सब सच था तो आज इनको क्यों याद आ रहा है ये सब कहना? उसामा साहब यही तो सवाल है कि उस वक्त बोलते, उस वक्त कहते जब आप इक़्तिदार में थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब आप पर प्रेशर आ रहे थे, अगर आप समझते हैं कि आप पर प्रेशर आ रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी बात नहीं मान रही थी या वो PTI को सपोर्ट कर रही थी, तो आप उस वक्त बताते हैं। उस वक्त तो आपने कोई एक बात नहीं की, उस वक्त तो आपको डॉन लीक करवाते रहे। आर्मी चीफ को इस्तेमाल किया, DGIS को आपने इस्तेमाल किया, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ ने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर सालसी का किरदार अदा किया, आपने उनको बतौर सालस बनाया, आपने मीडिएशन के लिए आर्मी चीफ को इस्तेमाल किया, एक पॉलिटिकल एक मामले के अंदर उनको इन्वॉल्व किया, और पार्लियामेंट में जब आप मुकरे तो उसके बाद उस वक्त फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा जो उस वक्त DGIS PR थे, उनको ट्वीट करना पड़ा कि जनाब हम सालस नहीं बने, सालस आपने बनाया था, आपने रिक्वेस्ट की थी, आपने हमें सियासत में धकेला था। तो मामला ये है कि आप जब करें वो ठीक है, और अगर इमरान खान उन इदारों को, जो बात सही कह रहे हैं कि देखिए फौज है, जितने भी सिविलियन इदारे हैं वो हुकूमत के दस्तोबाजू होते हैं, वो हुकूमती इदारे हैं, उनका काम हुकूमत को सपोर्ट करना है, रियासत को सपोर्ट करना है। बाबर साहब अपनी बात मुकम्मल करें। तो ये मुझे क्यों निकाला रैली जो थी उसमें भी ये बात नहीं उन्होंने कभी की, अजीबोगरीब बातें अब करने लगे। मियां साहब ने अब ये मिसाइल वाला भी मामला छेड़ दिया है। मुझे तो ये लगता है, अभी मरीम साहब से सवाल भी हुआ कि ये क्या कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो कहती हैं इसमें क्या उन्होंने गलत कह दिया, ये तो हुब्बुल वतनी है। उन्होंने बताया कि देखिए वो मैंने अपने साइंसदानों को कहा ये मिसाइल आया है, अगरचे हम दोस्ती चाहते हैं हमसाया मुल्कों से, लेकिन जहां वतन की मोहब्बत आएगी उन्होंने कहा जी इस मिसाइल का इस्तेमाल कर लो। तो क्या वज़ीर आज़म का हलफ होता है कि वो स्टेट सीक्रेट्स कभी भी किसी के सामने नहीं कहेंगे? तो ये क्या जरूरत बताने की कि अगर कोई मिसाइल था, गिरा, उसको हमने ये कर दिया, वो कर दिया, चाहे दुनिया को पता हो, लेकिन आपके मुंह से तो नहीं जाना चाहिए ना। उसामा साहब इनकी ये हुब्बुल वतनी है कि मुंबई में अटैक होता है और ये सबसे पहले ये कह देते कि जी ये अटैक पाकिस्तान से अजमल के साहब ने करवाया है, और फिर ये कहते हैं कि जी ये उसका घर है। ये इनकी हुब्बुल वतनी है। इंडिया का रॉ का कर्नल रंगे हाथों पकड़ा जाता है और मियाँ साहब उसका नाम लेना गवारा नहीं करते, ये उनकी हुब्बुल वतनी है। डॉन लीग्स में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, एक कमरे में बैठकर आप अपने अदारों को टारगेट करते हैं कि वो इंडिया के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में, ये हुब्बुल वतनी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हुब्बुल वतनी है। आज तक मियाँ साहब के मुंह से आपने ये सुना कि इंडिया के हवाले से मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात सुनी हो, इंडिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनी हो? सर वो तो सारा टारगेट ही पाकिस्तान के अदारे हैं, शुरू दिन से पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया। और ये बाबर साहब मिसाइल वाली बात ये करने की क्या जरूरत थी? और बड़े फख्र से बता रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? इससे आपको क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? वो मुझे भी समझा दें, वो कौम को भी समझा दें। कल को ये बता दें कि धमाके करने के लिए क्या क्या होता रहा, वो हमने इस तरह करना था, यूं गए, या ये नंबर होता था। तब खुदा न खास्ता मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये ना बता दें कि अच्छा हम किस तरह से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या क्या नंबर होते हैं, कैसे चीज। मुझे तो डर लग रहा है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो भी एटॉमिक इनके पास, ये तो नहीं हो सकता वो इनके पास अगर होते ना, ये भी बता रहे थे, वो तो इदारों ने इनको दिए नहीं। वो तो जिस तरीके से ये धमाके हुए थे और किसने कराए थे, कैसे हुए थे, वो तो मरूम मजीद निजामी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा। 100 चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे। मियां नवाज और मुझसे जब पूछा, कई ब्रीफिंग्स दे चुके होंगे, पता नहीं क्या पूछा, तो मैं कहा मियां साहब अगर आप धमाका नहीं करेंगे तो अवाम आपका धमाका कर देगी। तो तब जाके वो कह रहे हैं धमाके। और डॉक्टर कदीर खान ने बकायदा खत लिखा, साइंसदानों ने बकायदा मनसूबा बना लिया था। नवाज शरीफ साहब अगर नाम भी कहते तो डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते हैं कि हमने
कहा था कि अगर जनाब नहीं होगा तो हम खुद इसको कर देंगे एक्सप्लोजन। पूरी कौम का दबाव था उसके ऊपर। आपका बस चलता तो उस वक्त भी 2013 का जब मियां साहब इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन, आज रिजल्ट आया, दूसरे दिन इन्होंने तमाम इंडियन चैनल्स को बुला कर उनको इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। उस इंटरव्यू में बलूचिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से इन्होंने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उस वक़्त बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। और बलूचिस्तान में आपको पता है कि जो तहरीकें, इंडिया स्पॉन्सर्ड तहरीकें चल रही थी, उसको राह बेतहाशा फंडिंग कर रही थी। उस सारी चीज़ को पस मंज़र में डाल के मियाँ साहब ने इंडिया के साथ दोस्ती की पिंगें, मोदी के साथ दोस्ती की पिंगें और ये सारा कुछ के जनाब हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे और इस तरह की स्टेटमेंट दी और इंटरव्यूज़ दिए। पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस को इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने इलेक्शन से पहले जीतने के बाद 3 दिन सिर्फ इंडियन चैनल्स को बुलाया गया, एक एजेंडे के तहत उनको सब सारे इंटरव्यू दिए गए। ठीक उस वक्त जनरल कियानी ने इनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आप वुड बी प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी आपने ओथ नहीं लिया। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी हम आपके साथ अंडर ओथ, जब तक आप ओथ नहीं लेते मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सिर्फ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो आप ना दें। सही। आप अपना ओथ लें। ओथ देने के बाद फ़ौज पाकिस्तान आपको पाकिस्तान के हालात पर, अंदरूनी हालात पर सारी ब्रीफिंग देगी। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपने क्या स्टेटमेंट देनी है। लेकिन अभी जो इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, उससे पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट की गई मियाँ साहब को रोकने के लिए। आप देखें कि ये उनकी इंडिया से दोस्ती है, ये उनका इंडिया के साथ इस तरह के ताल्लुकात है कि अभी ओथ लिया नहीं और इंडिया के हवाले से, मोदी के हवाले से स्टेटमेंट खुद देनी शुरू कर दी। ठीक है। दूसरी बात, जब मोदी की ओवरटेकिंग थी तो आप अचानक खुद ही चले गए वहाँ पर। मैं उससे पाकिस्तान को क्या इज़्ज़त मिली, पाकिस्तान को कितना नाम हुआ, मगर वो मोदी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो अजीत दोवल जो बलूचिस्तान में, जो फाटा में, जो कराची में सरे आम वो जो है वो दहशत गर्दी करवाता फिर रहा है, आप उससे मिलने के लिए बेताब हुए हैं। उसके बाद आप सारा देख ले अजीत दोवल किस तरह से आया। आज जो मरीम ने बात कही है, असद खरल साहब आप भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आजकल तो जिसको गद्दार कहा जाए उससे बड़ा हुब्बुल वतन कोई नहीं, मुझे वतन कोई नहीं, और मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे कोई आजकल हुब्बुल वतनी का कहा जाएगा, मैं बेवतन वतन हूँ, तो ये तो मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मरियम के अल्फाज है। मरियम नवाज साहब कह रही है कि नहीं, मुझे आज के दौर में हुब्बुल वतनी का ना कहो। एक तो ये है कि मरियम साहिबा जो है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को नोश्ता दीवार नज़र आ रहा था, उनको पता था कि मेरी चोरियाँ हैं, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आमदन से ज़्यादा सासे हैं, जवाब मेरे के पास है नहीं, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, और अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया। आज मरियम साहिबा ने भी ये इस तरह की रैट लगानी शुरू कर दी है। वो कहती थी मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया तो 10 और लोग आ जाएंगे, और अभी उन्होंने मज़ीद जो जानशीन है उनका नाम भी अनाउंस करने शुरू कर दिया। उनका जी अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी आएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया तो फिर राना सनाउल्लाह आएंगे, और राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया तो परवेज़ रशीद साहब आएंगे। वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठ के क़यादत करेंगे। वही जो स्क्रिप्ट राइटर है यानी डॉन लीग्स के आप आज खल साहब आप अंदाजा लगा लें इससे कि आज उनके साथ लेफ्ट राइट पे बैठा कौन हुआ था। वही परवेज रशीद, वो लोग परवेज रशीद, वही जॉन वाली टीम जो थी। जावेद हाशमी साहब भी आ गए, यानी कि जावेद हाशमी साहब इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त इनको याद नहीं आए। 2013 से 2018 इनकी हुकूमत रही, इनको याद नहीं आए। हालांकि उस वक्त उन्होंने इमरान खान को बहुत बड़ा डंट मारा था, लेकिन PMLN ने मुल्तान में फिर उनको इलेक्शन हरवा दिया। उस पूरे टेन्योर में याद नहीं आए। अब जब लड़ाई लड़नी है, PMLN का कोई बंदा सामने नहीं आने को तैयार, उस वक्त जावेद हाशमी साहब को लाके साथ बिठा दिया। पहले भी अब ये जिला वतन ये वो टीम है, वो जेल में रह बेचारे। और जब ये आए उनको पूछे निशात दहा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। निशात दहा साहब, हमें बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है, अभी हमने ख्वाजा आसिफ साहब की भी बात करनी है कि उनके रिमार्क्स के बारे में कहा, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? आपके हवाले से तो कहा जा रहा है जी 5 लोग जो मिले हैं, अब ये कह दिया गया कि जी 5 लीगी अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला हो गया, और इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है।
हेलो जी जी निशात डहा साहब, आपको निकाला जा रहा है मुस्लिम लीग नून से, एहसन इकबाल साहब ने। देखे मुस्लिम लीग से वो निकाल सकते हैं, निकालने कोई फर्क नहीं जी जी, लेकिन वो हमारी एमपीशिप जो है वो उनके बस में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। अब अगर वहाँ हमने वाकई वायलेशन की तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा। बाकी ये तो मुस्लिम लीग की रुकनीयत है ना, वो इनका अख्तियार है, कर दे कैंसिल, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? इनके पास टिकट लेने जा रहे हैं ये तो हमें भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असद खरल साहब, बाबडोग साहब भी बात मुझे बड़ी अच्छी तरह समझा चुके कि कोई आपने इस तरह की खिलाफवर्जी की नहीं। कहाँ आपने खिलाफवर्जी की है? कोई अपने ओथ की, आपने कोई वोट उसके खिलाफ दिया? वजीर आला को मिले कि वो मुझे बचाइए, ख्वाजा साद रफी कुछ दिन पहले जाके परवेज इलाही को मिला है जी, मिला है। उनको कह रहा आपने वायलेशन की है, जिनको ये खुद भेजते हैं जाके राब्ते करके आओ, वो वायलेशन नहीं है। हम कोई बात कर देते तो मिलने जाते तो वायलेशन हो जाती है। निशात डहा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इन्होंने वजीर आला से मिलने पे कोई पाबंदी लगाई हुई थी? क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको कन्वे किया गया था कि ये चौंका जी आपने ये नोटिफिकेशन की वायलेशन की है इसलिए आपको निकाला जा रहा है? मैं मतलब इसको थोड़ा सा वजाहत कर दे कि PMLN की लीडरशिप ने वजीर आला से मिलने से जी 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 कोई पाबंदी नहीं थी? नहीं कोई पाबंदी है नहीं, सारे मिलते हैं यार। ये लोग तो रात को मिलते हैं, सुबह कहते हैं मिले कोई नहीं, हम कहते हैं मिले हैं। बात इतनी है, ये झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। हम कहते हैं हाँ जी हम गए हैं, मिले हैं, किसी ने मिला जी, फंड लेने गए थे, फंड मिले, हाँ जी मिले, कितने मिले हैं जी, 25 करोड़ मिला है। तो नहीं बोल रहे ना इससे मुस्लिम लीग को नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल से? अगर आप जरूरत है आप जैसे लोग 5 लोगों को ये अगर निकालते हैं, बाद में इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो अगर ज़िमनी इंतखाब का मसला आता ही है, इलेक्शन कमीशन भी अगर एक्शन ले लेता है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तक, तो फिर आप आज़ाद रसीयत से लड़ेंगे, PTI के टिकट से लड़ेंगे, या पार्टी नून लीजिए किस पार्टी से लड़ेंगे? तो फिर फैसला करेंगे ना, आज़ाद लड़ना है या PTI की टिकट पे या किस जमात से लड़ना है। तो अभी आपको शोकाज, मैं नहीं समझता कि ये निकाल सकते। शोकाज को सर्व हुआ है आपको? कोई इस हवाले से कोई जवाब तलबी लिखत पड़े तो, या आपको टेलीफोनिकली पार्टी की जानब से राब्ता किया गया हो, या कोई लिख पढ़ के भेजा गया हो कि आप इस चीज का जवाब? नहीं, पहले मुझे तो इन्होंने सिर्फ साल पहले निकाला हुआ है, कुदरत मेरी खत्म की हुई है। बाकियों में मुझे मेरी कुदरत तो सब, क्योंकि जब इन्होंने बुलाया था ना वापस, तो मैं नहीं किया था। जो लोग गए थे वो कहते हैं जो उन्होंने सॉरी किया, मैं तो गया ही नहीं, मैंने कहा सॉरी किया ना, मैं इनके पास गया। वो उनको ये इतराज था तो मिलने क्यों गए? मैं मिलने गया, हमारे इलाके का चीफ मिनिस्टर है और हमारी उससे दुश्मनी तो नहीं है, वो उसके खानेवाल में जमीन में है, रकबा पुराने तल्लुकात है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं मिलने का। अच्छा ये बताइए डहा साहब कि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपका अपना बड़ा रसूख है, ये नून लीग क्या समझ रही है? इनको लोगों की जरूरत नहीं है? अब FATF के हवाले से उन्होंने शो कॉज नोटिस भेज दिए हैं, सेनेटर्स को भी, MNAs को भी, कि जी जो वोट के लिए गैर हाजिर थे, पहले खुद कहा कई इनके अपने लोग गैर हाजिर थे जो बहुत करीबी हैं। ये बड़े घबराए हुए हैं और ये बुखलाहट का शिकार है, और इसलिए सारी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि बाकियों को हम संभालें। लेकिन संभलने वाली बात अब नहीं रही। जो ये कदम उठा रहे हैं ना, जो ये सारे अदारों के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो ये हमारे अदारे हैं। और जब इस तरह की बातें करेंगे तो साफ जाहिर है जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो लोग तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डहा साहब पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ जो वजीर आज़म साहब ने बातें शुरू की है। डहा साहब आप इस वक्त PMLN के MPs और MNAs के साथ राब्तों में हैं, आप PMLN के MPs और MNAs के साथ राब्ते में हैं। ये जो मियाँ साहब का नया बयानिया आया है और ये दोबारा से अदारों को टारगेट करना शुरू कर दी है, तो PMLN के अंदर इसका क्या रिएक्शन है? ये जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, तो क्या इनके MNAs MPs इनके साथ चलेंगे? सर ये देखें कि जब हम आपस में MPA मिलते हैं ना, तो इस पर तबसरा होता है। आप यकीन करो, सिवाय उन चंद लोगों के, ये तो कहते हैं हमें जमीर फरोश, वो चंद जो जमीर फरोश है, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये कहे खड़े हो जाते, उनके सिवा हर बंदा जो बाज जमीर है वो इसको जो है ना कह रहा है कि ये इन्होंने गलत कर रहे हैं, मियां साहब जिस तरफ चल रहे हैं, वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं इनको। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप जैसे नहीं करता, लेकिन जब आपस में हमारे यार ये सब किस तरफ चल पड़े हैं।
डाहा साहब, आप जैसे समझदार सीनियर पॉलिटिशियंस, हमारी भी बात होती है, हमें पता लगता है, मरियम खुद मान रही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हमें ये इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो ये फिर क्यों नहीं मान रहे आप जैसे लोगों की बात? मेजॉरिटी जब उनको ये कह रही है तो क्या वजह नजर आती है आपको इसकी? क्योंकि आप तो सारी सियासत को समझते हैं। असल ये लोगों की, तो अब ये जब बंदा बुखला जाता है ना, जैसे बच्चे को गेम खेलते हैं तो चीटी पे आ जाते हैं, चीटी के बदले समझते हैं ना? जी जी, रोंदी मारना। चीटी का मतलब ये होता है लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये आप चीटी पे आए हुए लड़ाई करने पे, इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। इनसे अदालत में जवाब लिया जाता है कि फलां का मुझे नहीं पता, फलां का मेरी बेटी से पूछो, फलां आपने किया मेरे बेटे से पूछो, जी मेरा उनसे क्या तल्ला है। मतलब ये देखिए कोई जवाब है। ये लोग ना असल इनका यही है, अब जो जितने भी बयान दिए आप उठाकर देखने में उसको कोई सिंसियरिटी, इनको मुल्क से है कुछ नहीं। सारे जिस बंदे के घर बूटी बगैर वीजे के हेलीकॉप्टर के आके खाना खा के जाता, यार ये क्या पाकिस्तान की लोग बात करते हैं। अच्छा डार साहब, पाकिस्तान में है क्या जी? अभी नवाज घर का नाम मीडिया के नाम पे है, नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहिबा का कोई नाम नहीं है पाकिस्तान में। जो बयानिया है, अगर इस हवाले से घर जो है उसका इंडिया के नाम पे नाम रखा है, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता। अच्छा डार साहब, अगर ये जिस तरीके से ये कॉल दे रहे हैं जनाब के सड़कों पे आओ आओ निकलो, एहतजाज करो, लॉन्ग मार्च निकलो, इस्तीफे दो, तो इनके कहने पे कितने % नून लीग के लोग हैं जो इनके बयानिए से मुतफिक होंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं कि MP आपको जब मिलते हैं निजी महफिलों में, आपस में, असम्बली के इजलास में, तो क्या कितने % लोग अब इनके साथ रहेंगे इस बयानिए के बाद? मेरे ख्याल में 40+ है। 40+ इनके साथ हैं या 40+ दूसरी तरफ चले गए? 40+ इनके साथ नहीं है। नहीं है, ठीक तो है। इसका मतलब यह है कि बड़े शरीफ लोग हैं PTI वाले, जो इनका कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जब चाहे हो जाए काम इनका, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि बड़ी, आप यकीन करें, मेरी एक बात सुन ले, मैं यकीन से कह रहा हूँ, झूठ मैं नहीं बोलता। मैं कसम खा किसी फौजी ने, आजकल यही चलता ना, ये बंदा बोल रहा है इसके पीछे कुछ है, मुझे किसी फौजी ने वजीर आला के पास नहीं भेजा। मैं सर कलम करवा लूंगा वैसे अगर मुझे किसी फौजी ने भेजा। नंबर 1। नंबर 2, मेरा उससे तल्लक वास्ता है। अब मतलब है कि ये लोग हर बात को उल्टा ले लेते हैं जी। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया है जी, आपको आप ये है, मतलब आपको कोई डर है? बिल्कुल। मैं कहा भाई, मैं कसम खाता हूँ मुझे कोई डर खौफ नहीं है। सही है। मैं 73 साल की हूँ, मैंने 74 बहुत शुक्रिया, तो मैं गया डर। बिल्कुल निशात डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बड़ी साफ साफ और बड़ी खुलकर बातें कर दी। अब ये बातें जो हैं जब सामने आ रही हैं तो क्या बनेगा, एहतजाज का क्या होगा? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, कि उनका बयान भी मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया, ना ही पीपल्स पार्टी को। दिलचस्प बात है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का मुकाबला तो नहीं कर सकते। दोनों आमने सामने आ गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ने क्या मुतजाद बयान दिए। असद करल साहब, ये तो बिल्कुल दो मुतजाद बातें हैं, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ? आपने अभी डार साहब की बात सुनने का, ख्वाजा बरादरान भी मिले थे, लेकिन वो बदकिस्मती ये है कि वो उनकी इमाम पे मिलते हैं, उनकी ख्वाहिश पे मिलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया और नवाज शरीफ साहब ने जो उसके हवाले से उसकी मजम्मत की है, इनको भी फिर शोकास दिया जाए। ये भी पार्टी पॉलिसी की अगर वायलेशन है। या अब देखें ना, मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं जनाब ये ख्वाजा आसिफ साहब लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमरुज़्मान कायरा साहब ने भी इस पे काली भेड़े देखें। तो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं और आज से उनका तल्लक नहीं है, पहले दिन से। तो वो तो बड़े उनके क्लोज मतलब साथी हैं। अगर उनकी जानिब से कोई बयान आया है तो यकीनन वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी उसमें शामिल है, नवाज शरीफ साहब की उसमें सोच भी शामिल है, नवाज शरीफ साहब का उसमें माइंड भी शामिल है। अब होता हमेशा यही है, गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का आपस में बयानियाँ डिफरेंट होता रहता है। तो ये मेरा ख्याल एक खाम में इस तरह का टीजिंग एक बयान उनका देना और नवाज शरीफ साहब का उसके अंदर
पिछले दिनों में बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के नून लीग के ऊपर आगे बढ़ सकेगी, बाद एतमादी के बयान दिए थे, ये उसका रिएक्शन था। दूसरी तरह से देख रहा हूँ जी, PMLN के अंदर दरार पड़ चुकी है, PMLN के अंदर इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और बहुत सारे ऐसे MNAs, MPAs और सेनेटर्स हैं, जिस तरह से जलील शरकपुरी हैं, उन्होंने कल कहा कि वो PMLN के साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी जो उसको पसंद करते हैं वही पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप DG नैब का आप स्टेटमेंट आज सुन लें, आज वो हाई कोर्ट में थे, मैं भी वहाँ पर ही था। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ तो बड़े खुश हैं, घर से उनको बेहतरीन खाना आ रहा है, सारा दिन वो किताबें पढ़ते हैं, शाम को वॉक करते हैं, कॉफ़ी वो पीते हैं छत पे चढ़ के, और वो तो बड़ा खुश है वहाँ पर। तो खुश है और मुतमईन है, मैं आपको मैंने उस दिन भी कहा था, जब मैंने आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो उनकी तो जान छूट गई, ये जो जलसे जुलूस होंगे ये कोयटा में और ये सारा, और अल्टीमेटली अदारों को टारगेट किया जाएगा जिसका एक खौफनाक लैशबैक आएगा। तो शहबाज शरीफ की तो सारी चीज़ से वो एक इम्तहान जो था उस इम्तहान से वो निकल गए। वो तो आराम से नैब में बैठेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनका, क्योंकि वो इन पर्सन अब पेश हो रहे, वकील उन्होंने किया नहीं, वो अगले 14 दिन के बाद खुद नैब कोर्ट में कहेंगे जी मेरा 14 दिन का रिमांड एक्सटेंड करें। अच्छा, इसीलिए वकील इस दफा भी उन्होंने यही कहा। सर मैं वही तो कह रहा, इन पर्सन पेश हुए और उन्होंने जो नैब के जज थे उनसे उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरा नैब का एक्सटेंड कर दें। 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 11 अक्टूबर ये क्या फिर होगा? वहां पे जाके अगर वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर नहीं बोलते तो भाई नाराज है, अगर वो बोलते हैं तो वो बोलना नहीं चाहते। तो मामला ये है कि वो तो वहां पे फंसे हुए थे। अब मामला ये है कि जब तक ये किराए एक चलता रहेगा, ये जो बयानिए वाला मामला है और ये जलसे जुलूस या जो भी है नहीं चलना, तो उस वक्त तक तो शहबाज शरीफ को चाहेंगे ज्यादा देर नहीं चलना। ये अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये इस बयानिया आगे देखिए कि पाबंदी तो लगी है, पैमरा ने अब पाबंदी तो लगा दी इनकी तकरीरों पर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सर वो अभी तक चल रही हैं सब वो रुक जाएंगी अब। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि टीवी से ये स्क्रीन से आउट हो जाएंगे और वो बयानिया चैनल भी तक स्क्रीन से सारा आउट हो जाएगा। शहबाज शरीफ को पता है, शहबाज शरीफ के सामने दीवार के ऊपर उन्होंने पढ़ लिया हुआ है कि ये सारे जो है ना मरियम भी अंदर होंगी और ये बयानिया लंबी देर तक नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, वही वो अल्ताफ हुसैन जिस तरह वो बुला लेते थे, मुझे तो वही सीन लग रहा है। यहाँ पे कहाँ है सर? हाँ जी, वो ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने ही मुल्क के अदारों को टारगेट करें, फौज को बुरा भला करें, अदालतों को बुरा भला करें। इस तरह से बात नहीं की इस मौके पर, ऐसे मौके पर सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं कि जी इस माहौल में ऐसी बात करें, ट्रस्ट खत्म हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो बागी हो रहे हैं सब लोग। ये कैसे लेकर चलेंगे? इन्होंने पट्टी बांध दी आंखों पर, सिर्फ ये देख रहे हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ को पता है उस तरह से ख्वाजा आसिफ को भी पता है कि नवाज शरीफ और मरियम का क्या मुस्तकबिल है, ये सबको पता है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए, आज मरियम नवाज के साथ परवेज रशीद और जावेद हाशमी के अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं था। सर एक मुश्किल सवाल है आपसे बाबर साहब, एक मुश्किल सवाल है। ब्रेक में आपने कुछ मुझे इशारों में बात समझाई, ये ऐसे ही तो नहीं फिर कह रहे कि जनवरी से पहले ही मामला हो जाएगा? मरियम भी कह रही हैं जनवरी से पहले, लॉन्ग मार्च हम निकालने से पहले ही हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ तो कहीं से कुछ इशारा होगा ना किसी ताकत की तरफ से कि वो इतने पूरे बाकियों को समझ नहीं आ रही। सर वो भरपूर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो तो ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि खतरनाक खेल खेल रहे हैं नवाज शरीफ, भारत जो है वो इनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, क्या इसके पीछे कोई ऐसी आपको नजर आती है, कोई कहीं से कुछ डोरियां? अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, अदारों के पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। मियाँ साहब जिन लोगों से लंदन में बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं और जो लोग भेस बदल कर उनके पास आ रहे हैं और जो उनको एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं कि आप अदारों को टारगेट करें, इस तरह के जो कौमी राज हैं इनको लीक करें, अदारों को कमज़ोर करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये असल में अदारों को कमज़ोर नहीं करना, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को वीक करना है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अदारों के कमज़ोर होने का मतलब यही है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो गया, पाकिस्तान जो है उसका इरादा बिखरने की तरफ चला गया। अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खा, लेकिन टारगेट तो यही है कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं है तो फिर पाकिस्तान के साथ जो मर्जी हो जाए। सर उनके अपने नून लीग के निशात ढाल साहब की बात नहीं सुन ये सर आप आने वाले दिनों में देखिएगा साहब, ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट्स है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नून लीग कितनी तेजी से दो हिस्सों में तकसीम होती। शीन लीग शहबाज शरीफ नैब में, शीन लीग यहीं से बनेगी। अच्छा, अब आप देखिएगा कि बड़ी स्पीड से ख्वाजा आसिफ पहले बंदे हैं, इसके बाद आप देखिएगा बड़ी स्पीड से लोग जो हैं
वो फैसला करेंगे कि हमने मरियम के साथ रहना है या हमने शिबाशिव के साथ। अभी तो बोलने के लिए बंदे नहीं मिल रहे, वो सिर्फ मरियम प्रोजेक्ट हो रही है। तो मैं आपको इसका भी जवाब दे दें खलील साहब। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, उनके ताज़ा बयान तो चल रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जिन इदारों ने रिलीफ दिया आज वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो हमेशा वो मौला अली का फरमान है ना कि जिससे जो एहसान यानी जो होता है उसके शर से नेकी से जिसपे उसके शर से बचो। मामला ये है कि अब वो कहते हैं जी मैं तो खुद ही आ गया था, आपने देखा ही था तकरीर तहरीके इस्तक़लाल में आप कितने साल धक्के खाते रहे, फिर किस तरह आप आ गए और कैसे है सारी दुनिया को पता है। मामला ये है कि आसफ जरदारी साहब, अब तीन चीज़ें हैं। आसफ जरदारी साहब आलमोस्ट आपने डील के चक्कर में है, नून लीग को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। नून लीग को आसफ जरदारी साहब मियां साहब को तो है ना, सुन ले मैं बताता हूँ। इस तरह आसफ जरदारी साहब जो है उनको नून लीग के ऊपर एतमाद नहीं, क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ साहब आपने डील के चक्कर में है, मरियम साहब आपने डील के चक्कर में है, शहबाज शरीफ साहब आपने डील के चक्कर में। अगली बात आ गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अभी एक खिताब कर रहे थे अपने कारकुनों से। वो ये उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि जो मुलाकातें हमने की हैं या मैंने भी मुलाकात की है, हम अपने इदारों के लोगों से मुलाकातें करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई खुफिया मुलाकातें नहीं है। दो फ्रीकैन की एक रजामंदी से ये मुलाकात खुफिया रखें या ना रखें। और अगर शेख रशीद साहब ये बता दें कि क्या वो उनके तर्जमान हैं या वो अपने तौर पर ये लीक कर रहे हैं, वो कहते हैं मैंने वो तो चुप, मैंने कोई बात नहीं की। छोटा सा हालात आप देख लें कि आप पीएम से नहीं मिल सकते, सीएम से नहीं मिल सकते, आप अदारों से नहीं मिल सकते। ये पाबंदियां दुनिया में कभी आपने सुनी थी कि आप बिल्कुल आइसोलेट होके नवाज शरीफ के हवाले से बहुत अहम चीजें हम आपको बताने वाले हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे ही बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। नवाज शरीफ के असासों की कुर्की का हुक्म दे दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में, और इसमें 1650 कनाल ज़रई अराजी भी है, मर्सिडीज़ गाड़ी है, लैंड क्रूज़र है, 2 ट्रैक्टर भी हैं। नवाज शरीफ साहब का मरी में बंगला है, शेखुपुरा में 102 कनाल ज़रई अराजी है। तो ये पता नहीं बस थोड़ा बहुत जो है पाकिस्तान में उसके हवाले से, तो आपको लगता है असद खरल साहब इससे मियां साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इसके अलावा एक और केस है, उसमें भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मामला लगता है। देखिए, एक इज़्ज़तदार और जो शख्स ये समझता है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल सिटीज़न उसके बारे में इस तरह अगर ख़बरें आएँ तो शर्मिंदगी तो होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। अब नवाज शरीफ साहब को इस पर शर्मिंदगी होती है या नहीं होती, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। रोज़ आए दिन उनके इश्तिहारात निकले होते हैं, कभी वारंट उनके गिरफ्तारी निकलते हैं, कभी उनको प्रोग्राम फंडर डिक्लेयर किया जाता है। यानी एक बंदा जो पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो, और हालत ये है कि करप्शन और बदनवानी के ऊपर, ये तोशाखाना की गाड़ी के गबन के ऊपर जो सारा ये कार्रवाई हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी आपने सुने कि किस तरीके से एक शख्स के बारे में कि उसने पूरे निज़ाम की तज़दीक करके और वहाँ पर बैठ के वो इंजॉय कर रहा होगा। तो अब हाई कोर्ट के इस तरह के रिमार्क्स आने, फिर अदालतों की जानब से जो ये कार्रवाइयाँ प्रोसीडिंग चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब एक तरफ तो कहते हैं जी मैं लड़ूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जनाब मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं झुकने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ। तो अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, कौलो फेल में तजाद अगर आपके नहीं है, तो फिर आके केसेस का फ़ैसला करें। यानी आप बाहर बैठ के अपने बच्चों को उधर बिठाया हुआ है, अपनी जायदादें उधर रखी हुई हैं, अपने एसेट्स उधर रखे हैं, ऑफशोर कंपनियां वहाँ पे बनाई हैं, खाते वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं, और वहाँ से बैठ के आप अल्ताफ़ हुसैन की तरह आप कहते हैं कि मैं मुल्क के अंदर पाकिस्तान को कंट्रोल करूँगा, पाकिस्तान की जो पार्टी है उसको कंट्रोल करूँगा। तो अब लोग इतने भोले नहीं हैं। उसामा साहब, अभी निशाद डाह साहब इनकी पार्टी के MP हैं और बाकी लोग भी, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा 40% 40% से ज़्यादा वो लोग जो अरकान असेंबली है वो इस बयानिए के खिलाफ इस वजह से हो गए हैं क्योंकि कोई भी मुस्लिम लीगी जो मुहिब्बे वतन है, पैट्रियाटिक है, पाकिस्तान से दर्द रखता है, पाकिस्तान से प्यार करता है, वो इस बयानिए के ऊपर कभी भी मुतफिक नहीं होगा। उन्होंने कहा 40% से ज़ायद। उन्होंने हालांकि बड़ा कम कहा है, बड़ा मोहतात उन्होंने रवैया इख्तियार किया है,
बहुत सारे लोग इस बयानिए के साथ मुतफिक नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी और की अब लाइन ले रहे हैं। जब ये इमरान खान साहब ने कहा है वो तो भारत का बयानिया जो है नैरेटिव, वो अल्ताफ हुसैन 2 पार्ट 2 आ गया है, तो उनका भी ये नायल हो चुका है, आज वो बन सकते नहीं है। मियां साहब ने भी कहा कि मुझे यहाँ गुलामी कबूल नहीं है, लेकिन वहाँ मलका बरतानिया की गुलामी हो, ठीक है, लंदन की अदालतें इनके खिलाफ फैसला दें तब तो यहाँ से फौरन वो ये फ्लैट्स छुड़ाने के लिए यहाँ से पैसे फौरन चले जाते हैं। वो हुदैबिया में शहबाज शरीफ साहब ने 20 मिलियन जमा कराए थे, अदालतों के कोर्ट का जो फैसला था, मतलब हाथ बांध लेते हैं उनकी अदालतों के आगे कि पाकिस्तान की अदालतों को समझ लेते नहीं है, ये समझते हैं यहाँ रूल के, क्योंकि इमरान खान साहब का भी चला है कि जी सिवाय फौज के ये आके सारे इदारों को अपने नीचे गुलाम बनाते हैं। उसामा साहब वो यहाँ पर हुक्मरान बनने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। वो ख़ुद को बादशाह सलामत समझते हैं और उनका ख्याल है कि ये जितने अदारे हैं वो उनके मतहत हैं। जो मुलाजमीन हैं अदारों के, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन सबको ये अपना ज़ाती मुलाजिम समझते हैं। ये जो कहा जाता था ना ड्राइविंग सिविल सर्विस, ये ऐसे नहीं कहा जाता था कि शरीफ सिविल सर्विस के, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो इनके ताबेदार रहेंगे, जो इनके हुक्म मानते रहेंगे, वो इनके मनपसंद रहेंगे, और जो नहीं मानेंगे उनको निशान इबरत बना दिया जाएगा। ये तो शुरू से इनकी ये जो कुर्की होने की कार्रवाई, अब ये जो कुर्की की बात कर रहे हैं, इस पर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है। पहले साग डार के भी जायदाद साथों की कुर्की के ऑर्डर हुए, सारी चीज़ें सामने आ गई, डीसी को लिख दिया गया, LDO को लिख दिया गया, वो उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे ले आए। अब इन्होंने भी महंगे महंगे वकला की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर देंगे, वो जाएगी हाई कोर्ट में जाके वो इसके खिलाफ स्टे ले लेगी अल्टीमेटली, और फिर उसमें से नई चीज़ें निकल आएंगी कि जी ये जो ज़मीन है ये उसके नाम है, ये ज़मीन तो उसके नाम है, मियाँ साहब के नाम पर। अल्टीमेटली पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। इसहाक डार का पता चला कि जी फलानी ज़मीन में इतने शेयर उसकी बीवी के हैं, इतने उसके हैं, इसके उसके हैं। यहाँ भी यही चीज़ें सामने आएंगी और अल्टीमेटली पता चलेगा मियाँ साहब तो बिल्कुल पैदल है। इसकी वजह ये भी तो है ना बाबर साहब कि ये जब इतना कई दहाइयाँ उन्होंने इक़्तिदार में गुजारी हैं, तो कानून बनाने से पहले ही ये मामला तय कर लेते हैं। अदालतों ने तो कानून के मुताबिक फैसला देना है, तो ये पहले ही फैसले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे रायबंड के हवाले से ही कि जी वो टैक्स नहीं होगा अगर वो किसी बेवा के नाम है, अगर वो इस साल से पहले रजिस्टर हो गया है, वो एग्जैक्ट वो ये जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, पूरे इलाके ये जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, ये जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, ये बड़े ज़हीन हैं। इनको करप्शन के भी 101 तरीके आते हैं और नैब से और इन अदारों से बचने के भी 101 तरीके आते हैं। कानून इन्होंने बनाए। महंगे तरीन वकला जो हैं वो इनके पैनल पे होते हैं और बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो इनके लॉयल होते हैं। वो इनको रास्ते बताते हैं कि आपने करप्शन भी करनी है और किस तरह से कानून की नज़र से भी बचना है। अभी आपका क्या मतलब है कि नैब ने जो 9 अरब रुपए की टीटी डिग आउट की हैं, या ये कहा गया कि जी आपके उसको 32 लाख असासे थे शिवाशी साहब, अब आपके 9 अरब के असासे हैं। आपका क्या ख्याल है नवाशी के सिर्फ 9 अरब के असासे होंगे? सर वो कई 100 अरब के मालिक हैं, उनकी सारी दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान की अमीर तरीन ये फैमिली है। 9 अरब तो अब ये बड़े बड़े दुकानदार जो हैं ये 7-7 8-8 अरब रुपए के मालिक हैं। 9 अरब की क्या हैसियत है यहाँ पर? एक चीज़ तो क्लियर है कि इन्होंने बड़ी तहों के अंदर अपना जुर्म छुपाया हुआ है और अपनी प्रॉपर्टी छुपाई हुई है, जहाँ तक पहुँचना नैब के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इन अदारों की ये बस में बात नहीं है। अभी भी आप देखिएगा कि मियाँ साहब जो हैं ये जो वकला करेंगे, उन्होंने उनकी एक चीज़ कुर्क नहीं होने देनी। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। गवर्नमेंट नैब और गवर्नमेंट पूरा जोर लगा ले, ये वकला इनको ऐसे ऐसे बचा के ले जाएंगे। जिस तरह से मियाँ साहब को नैब और ये पूरी हुकूमती मशीनी के होते हुए बाहर ले गए हैं ना, इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी को बचा कर ले जाएंगे और नैब के सामने और हमारे सामने और 22 करोड़ की आवाम के सामने देखेंगे आप एक चीज़ कुर्क नहीं हो। असद खरल साहब तो ये फिर इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने पुरएतमाद के हमारी तो ज़्यादा जायदाद तो 90% वैसी बाहर है या 99% जो है वो कर भी लें तो कोई मसला नहीं। वो होनी नहीं, वो होनी नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, नहीं होनी। मरियम साहिबा की भी 1500 कनाल से ज़ायद जायदाद है, वो भी अभी कोई उसकी नहीं हुई। केस उनके ऊपर भी हैं। शहबाज शरीफ साहब के कितने केस चल रहे हैं, उनकी फैमिली के। अब देखें ना, उनके दामाद भागे हुए हैं, अली इमरान साहब, सलमान शहबाज, तो उनकी एहलिया है, उनकी बेटियां हैं, उनके ऊपर भी है, उनके दामाद हैं, उनके ऊपर केसेस हैं। बहुत सारे वो केसेस के अंदर इश्तारी हो गए हैं, अदालत ने उनके नॉन बेलेबल वारंट भी निकाले हुए हैं। वहाँ पे अभी तक कोई अभी मुझे एक बात बताएं, ये जो सारे लोग हैं, ये जो लंदन में बैठे हुए हैं, इसहाक डार, सलमान शहबाज, ये सारे, ये वहाँ पर करते क्या हैं?
मगर यहाँ से वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे कोई इनके चलते हुए बिजनेस है जिनको जाते सारी लंदन में जाके बगैर काम किए रहना, सारा माल लूट के तो वहाँ पे छुपाया, ऑफशोर गाड़ियों में ये फिर रहे हैं, ऑफशोर कंपनियां वहाँ पे बनाई हुई रह रहे हैं, तो बड़े महंगे 3 इलाकों में रह रहे हैं। कहाँ से तो यहाँ से पैसा गया ना, अरबों रुपए लूट के ले गए, ऑफशोर कंपनियां बनाई, वहाँ पे बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की, वहाँ पे दुबई के अंदर आप देख लें HDS1 HDS2 जो बड़े बड़े टावर बने, यानी देखें ना साइकिल पंचर लगाने वाले से उनसे चले कोई बुरी बात नहीं है मेहनत करना। उनके जो वालिद का नाम है चननदीन, वैसे बोधी साइकिल वाला उनको कहते थे, पंचर लगाने वाला, उनकी दुकान थी, उनके बेटे थे ये, और जिस घर में रहे, जिस थाली में खाया, उसी को छेद किया। सबसे पहली वारदात इन्होंने स्टार्ट कहाँ से की? वो जो कादी फैमिली जिनके पास रहे उन्होंने इनको रखा, उनके पासपोर्ट लिए, यहाँ से आके ठगी मारी, यहाँ से आके इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाया, वो पैसा बाहर लेके गए। 1 जून 93 को उन्हीं जो वारदातों से पैसा बना के वो पहला फ्लैट खरीदा, फिर दूसरा, फिर 94-95 में सारे ये 4 फ्लैट खरीद लिए। मामला ये है कि ये जब से असल इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं बार बार, वो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर थी अभी हालिया, उसमें भी कहा कि गरीब मुल्कों का मसला वसाइल का नहीं है, यहाँ से दौलत लूट कर अमीर ममालिक में जाकर वहां पर वो डंप करते हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज, वहां पर, और ये कैसे बदकिस्मत लोग हैं उसामा साहब, ये बदकिस्मत लोग हैं। कितने लोगों का मैं गिनवाऊं? मोमर कज़ाफ़ी देखे, बड़े बड़े लोग हैं जो उमरा हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान मुल्क के थे, ऐसे बाहर ही पड़े रहे, वो मर गए, उनके खानदान खत्म हो गए, आज तक वो पैसा बाहर नहीं आया। लेकिन डीजी नैब शहजाद शरीफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं, मुकम्मल आराम से है, पता नहीं क्या वजह है, क्या उनको अंदर उन्होंने मुतमईन है वो। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।